हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल असेंबली एजुकेशन पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले परमाणु मॉडल के बारे में। एटॉमिक मॉडल, उसमें परमाणु का थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। साथ में ही समस्थानिक, समभारिक, सम और सम न्यूट्रॉनिक जैसे टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में जितना पढ़ लेंगे उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि तत्व का प्रदर्शन किस प्रकार करते हैं। तत्वों के प्रदर्शन के लिए सबसे पहले हम उसके प्रतीक को लिखते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन का प्रतीक क्या हो गया, N। उसके नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसका परमाणु क्रमांक। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। और ऊपर क्या लिखेंगे यहाँ पे, उसकी द्रव्यमान संख्या, उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या है। तो नाइट्रोजन में कितनी है, 14। तो ये क्या होगा, एक तत्व का प्रदर्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम परमाणु का थॉमसन मॉडल। परमाणु के थॉमसन मॉडल में यह 1898 में जे थॉमसन द्वारा दिया गया। कब दिया गया, 1898 में जे थॉमसन द्वारा दिया गया। इन्होंने क्या कहा कि परमाणु एक धनावेशित गोला है। परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसकी त्रिज्या इन्होंने मानी लगभग 10⁻⁻10 मीटर। उन्होंने क्या कहा कि परमाणु एक धनावेशित गोला है और इस धनावेशित गोले में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। जिस प्रकार एक तरबूज होता है उसमें 20 धसे हुए होते हैं, जिस प्रकार एक तरबूज होता है उसमें 20 धसे हुए होते हैं, उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स परमाणु के मध्य धसे हुए होते हैं। इस मॉडल के अन्य नाम प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग अथवा तरबूज मॉडल है। तरबूज मॉडल क्यों बताया कि जिस प्रकार तरबूज में 20 धसे हुए होते हैं उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। तरबूज की तुलना उन्होंने परमाणु से की और बीजों की तुलना किससे की, इलेक्ट्रॉन से। इसलिए इसके ये क्या नाम है, 3 प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग अथवा तरबूज मॉडल। नेक्स्ट बात करते हैं, इस मॉडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु में समान रूप से बटा हुआ माना गया। उन्होंने क्या कहा कि परमाणु है उसका द्रव्यमान, ये परमाणु है उसका द्रव्यमान पूरे परमाणु में लगभग समान रूप से वितरित माना। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये परमाणु है इसका द्रव्यमान यहाँ केंद्र में है या कहीं साइड में है, एक जगह ना बता के पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित बताया। नेक्स्ट बात करते हैं रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के बारे में रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया। क्या कहा उन्होंने कि एक पतली सोने की फिल्म ली, पतली सोने की फिल्म ली, माना उसका क्या है कि परमाणु है। तो उन्होंने क्या कहा कि इस पर जब हम अल्फा कण डालते हैं, अल्फा कणों का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। जब डालते हैं तो अधिकांश अल्फा कण सीधे गुजर जाते हैं, अधिकांश अल्फा कण सीधे गुजर जाते हैं, वो विचलित नहीं होते। कुछ अल्फा कण क्या होते हैं कि जो नाभिक के नज़दीक से जाते हैं वो क्या होते हैं, कुछ विचलित हो जाते हैं। कुछ अल्फा कण क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। और 10,000 में से एक अल्फा कण ऐसा भी मिला जो सीधा जाके जिस दिशा में गया था उसी दिशा में पुनः लौट जाता है। तो उन्होंने इसको देखने के लिए क्या किया कि जैसे इस सोने की वो फिल्म लगाई, उसके चारों ओर एक वर्ताकार स्क्रीन जिस पे ZNS का लेप किया गया। उससे क्या फ़ायदा हुआ, उससे फ़ायदा यह हुआ कि जब भी कोई कण, अल्फा कण जो परमाणु से निकल के जाएंगे तो आगे रखी ZNS की स्क्रीन पर टकराएंगे, तो उनके कणों की, उनके मार्ग की पहचान हमें हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। उन्होंने, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल के परीक्षण और निष्कर्ष में क्या कहा कि उन्होंने पहले कहा कि अल्फा किरणें फिल्म में से सीधी निकल जाती है, अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि जब अधिकांश अल्फा किरणें परमाणु से सीधे निकल गई, मतलब उसका क्या हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। थॉमसन ने क्या कहा था कि परमाणु है उसमें द्रव्यमान समान रूप से बटा होता है, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि अधिकांश भाग परमाणु का रिक्त होता है, उससे अल्फा किरणें सीधी निकल जाती है। नेक्स्ट दूसरी बात क्या कही कि अल्फा किरणें केंद्र से कुछ दूरी पर विक्षेपित हो जाती है, अर्थात परमाणु के अंदर कोई भारी धनावेश उपस्थित है। भारी धनावेश उपस्थित है उन्होंने ये किस आधार पर कही, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल होते हैं, अल्फा कण थे, वो उन पे चार्ज क्या था, पॉजिटिव। समान चार्ज ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब समान चार्ज, मतलब कि अल्फा कण पॉजिटिव चार्ज
परमाणु के अंदर ये परमाणु था, यहाँ पे ये नाभिक था, जब इसके नज़दीक जाएगा, माना कि हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव नाभिक में, तो हमने देखा कि अल्फा कण, तो हमें इसका तो पता है ना कि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। जब ये इसके नज़दीक से प्रतिकर्षित हो रहा है तो हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, समान चार्ज होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ही तो इसे प्रतिकर्षित करेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि परमाणु के अंदर कोई भारी धनावेश उपस्थित है, भारी धनावेश उपस्थित है, जिसके के कारण कुछ अल्फा कण विचलित हुए थे। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा था, 10,000 में से एक कण पुनः अपनी दिशा में लौट जाता है। 10,000 में से एक कण पुनः अपनी दिशा में लौट जाता था, धनावेश परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है। रदरफोर्ड ने इसे नाभिक नाम दिया। रदरफोर्ड ने परमाणु के अंदर जो धनावेश केंद्र में था उसे क्या कहा, नाभिक। वह वापस क्यों घूम गया, वापस से अपनी दिशा में पुनः क्यों लौट गया, क्योंकि जैसे ये नाभिक है और ये परमाणु है, ये अल्फा कण आया, पॉजिटिव चार्ज है इस पे, ये आया एकदम सेंटर पे आया, तो क्या हुआ, ये इसके नज़दीक पहुंचा नहीं, उससे पहले उन्होंने उनमें क्या हो गया, प्रतिकर्षण हो गया। प्रतिकर्षण के कारण उनकी दिशा वापस से चेंज हो गई, इस दिशा में आया था और इस दिशा में वापस लौट गया। तो उन्होंने क्या कहा कि परमाणु के केंद्र में एक भारी धनावेश है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक। नेक्स्ट क्या है कि परमाणु की त्रिज्या है, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, 10⁻⁻10 मीटर, जबकि नाभिक की त्रिज्या है 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से भी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। नाभिक की त्रिज्या को हम किस में ज्ञात करते हैं, फर्मी में। नाभिक की त्रिज्या को किस में ज्ञात करते हैं, फर्मी में। एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, नाभिक में प्रोटॉन स्थित होते हैं, क्या होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन स्थित होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड ने क्या कहा, नेक्स्ट बात, कि नाभिक में प्रोटॉन स्थित होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि रदरफोर्ड के समय न्यूट्रॉनों की खोज नहीं हुई, रदरफोर्ड के समय न्यूट्रॉनों की खोज नहीं हुई थी। अब इस मॉडल की रदरफोर्ड ने अपने परीक्षण के प्रयोगों पर और उनके निष्कर्ष हमें दे दिए, लेकिन फिर क्या हुई, उस मॉडल की कुछ कमियां थी। उन कमियों को हम देखते हैं कि एक वैज्ञानिक हुए क्लार्क मैक्सवेल। क्लार्क मैक्सवेल के अनुसार जब कोई भी कण गति करता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए सर्पिलाकार गति करते हुए नाभिक में गिर जाने चाहिए। इस बारे में रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया। क्लार्क मैक्सवेल ने क्या कहा, जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है, जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है तो वह लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है। और इलेक्ट्रॉन क्या है, रदरफोर्ड ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में लगातार चक्कर लगाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेशित, जिस पर ऋणावेश है। अब उन्होंने कहा कि ये वर्ताकार कक्षाओं में लगातार चक्कर लगाता है, वर्ताकार कक्षाओं में लगातार चक्कर लगाएगा तो उसमें एक त्वरण होगा, अर्थात वह त्वरित गति करेगा। और मैक्सवेल के अनुसार जब कोई भी आवेशित कण त्वरित गति करता है तो वह लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है, और इस प्रकार लगातार ऊर्जा के उत्सर्जन के कारण वह नाभिक में गिर जाना चाहिए था, लेकिन इसके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ भी नहीं बताया। अब उन्होंने एक बात कही कि जैसे कि सूर्य है उसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो वो नाभिक में विद्युत चुंबकीय लगातार चक्कर लगा रहे हैं, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्सर्जन के कारण नाभिक में गिर जाने से। लेकिन जब सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं तो वो नहीं गिरते। उसका कारण एक ही है, क्योंकि वो उदासीन है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट बात है कि कोई भी कण जब विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन रैखिक न होकर सतत होना चाहिए। इसके बारे में रदरफोर्ड ने नहीं बताया। ऊर्जा के हम वितरण को कि
उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम, वहाँ पे उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे कि उन्होंने यहाँ पे इतना ध्यान रखो कि कोई भी कण जब विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है तब ऊर्जा का उत्सर्जन रैखिक न होकर सतत होना चाहिए। इसके बारे में भी रदरफोर्ड ने कुछ नहीं समझाया। नेक्स्ट बात करते हैं कि परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या क्या है। परमाणु संख्या में और द्रव्यमान संख्या में विभिन्नता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं, जिसे Z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हमने पीछे देखा था कि ये कोई तत्व है, जैसे कि नाइट्रोजन के बारे में देखा था। अब यहाँ पे लिखा था 7। ये क्या है, उसकी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, Z द्वारा डिनोट करते हैं। नेक्स्ट बात क्या है कि परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये क्या होती है, बराबर होती है। परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट बात करते हैं कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियॉनों की कुल संख्या को परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। न्यूक्लियॉनों की कुल संख्या को परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ये लिखा था कि ये कोई तत्व है नाइट्रोजन 7, यहाँ पे 14, यहाँ पे क्या लिखा, ये क्या हुआ, किस प्रकार करेंगे, यहाँ पे तो ये लिख दिया प्रतीक, यहाँ पे क्या लिखा उसका Z और यहाँ पे क्या लिखा A। Z का मतलब उसमें प्रोटॉनों की संख्या या उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या उसे परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक से दर्शाते हैं। ऊपर A लिखा, उसको क्या कहते हैं कि उसकी द्रव्यमान संख्या, उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, ये लिखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या Z प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या N। अब इम्पोर्टेंट नोट आता है कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके परमाणु भार के बराबर होती है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके परमाणु भार के बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या सदैव एक पूर्णांक होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, एक पूर्णांक होती है, किंतु किसी तत्व का परमाणु भार सदैव पूर्णांक होना आवश्यक नहीं है। क्या कहा कि द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या वो एक पूर्णांक होती है, लेकिन किसी तत्व का परमाणु भार सदैव पूर्णांक हो ये जरूरी नहीं है। जब हम कोई समस्थानिक देखते हैं, जैसे क्लोरीन का है, क्लोरीन का क्या होता है 35.5, ये क्या है, पूर्णांक में है, भिन्न में है, ये एक पूर्णांक नहीं है। इस नोट में यही बताना चाहता है कि किसी भी तत्व की या कोई तत्व है उसका द्रव्यमान संख्या सदैव पूर्णांक हो, सही है नॉर्मली, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसका परमाणु भार सदैव पूर्णांक हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों से पहचाना जा सकता है। तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों से पहचाना जा सकता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या से नहीं। कोई भी तत्व उसके परमाणु क्रमांक से हम उसको पहचान सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या से क्यों नहीं पहचान सकते, क्योंकि बहुत प्रोटॉन की संख्या होगी, उसके आधार पर हम परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं, लेकिन उसके द्रव्यमान संख्या में क्या होंगे ऐड, न्यूट्रॉन ऐड हो जाएंगे, और न्यूट्रॉनों की संख्या पर प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो यह जरूरी नहीं होती। कभी भी दो तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती। दो तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होने का मतलब कि Z कभी भी किन्हीं दो तत्वों का समान नहीं होता। सिर्फ समस्थानिक होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि किसी धनायन पर उपस्थित आवेश। किसी धनायन पर उपस्थित आवेश यह प्रदर्शित करता है कि उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से उतने ही कम है जितना धनायन पर आवेश। कोई धनावेशित, जैसे कि ये एग्जांपल से देखते हैं कि Fe+3, ये कोई धनायन है, इसमें परमाणु संख्या या प्रोटॉन संख्या तो कितनी होगी, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 26।
आयरन का परमाणु क्रमांक कितना है 26। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या तो 26 ही होगी, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 26, और 3 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गए। 3 इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएंगे तभी तो इस पर +3 चार्ज आएगा ना, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो +3 चार्ज आएगा। तो उनमें से 3 घटा देंगे तो कितने बच गए 23। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है 23। उसी प्रकार देखते हैं कि जैसे कि N2- है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि प्रोटॉनों की संख्या कितने हैं 7 है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या याद करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाएंगे तो कितने हो गए 7 + 2 बराबर कितने हो गए 9, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक के बारे में। सबसे पहले देखते हैं समस्थानिक आइसोटोप्स। समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु को जिनकी परमाणु संख्या समान हो, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यहाँ पे उनके परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक या जेड का मान समान है 1 1 1, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। प्रोटियम का 1, ड्यूटेरियम का 2 और ट्राइटियम का 3। ये क्या हो गया हाइड्रोजन की समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक। परिभाषा में भी यही बताया कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। इनके परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, इन्हें क्या कहेंगे समस्थानिक। नेक्स्ट है इसके उदाहरण जैसे कि हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। उसी प्रकार कार्बन के समस्थानिक है, उनके देखो परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। ऑक्सीजन के समस्थानिक इसी प्रकार के परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। नेक्स्ट बात करते हैं समभारिक आइसोबार्स के बारे में। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते समभारिक कहलाते हैं। समभारिक नाम से स्पष्ट है कि समान भार हो, वे तत्व क्या बोलते हैं समभारिक। उनके परमाणु क्रमांक अलग, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि 1H3 और 2He3। अब इनके क्या है परमाणु क्रमांक, इन तत्वों के तत्व अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न परमाणु हैं, इनके क्या है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या है अलग अलग, लेकिन इनके द्रव्यमान संख्या क्या है समान। जब विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं समभारिक कहते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है कि ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम के बारे में। ऑर्गन आता है परमाणु क्रमांक 18, पोटेशियम आता है 19 पे और कैल्शियम आता है 20 पे। अब ऑर्गन का परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी है 40, पोटेशियम की भी कितनी है 40 और कैल्शियम की भी 40 है। ये एक दूसरे के क्या हुआ है समभारिक, इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे कि ये और एग्जांपल है, ये देख लेना। बाद में बात करते हैं कि हम ये सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स, इसमें क्या होते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। क्या होती है न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे कि एग्जांपल देख रहे हैं 1s3 तथा 2he4। अब इसमें क्या है परमाणु क्रमांक अलग अलग, द्रव्यमान संख्या अलग अलग, लेकिन हम इसके न्यूट्रॉन निकालेंगे 1s3 के न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है 1, द्रव्यमान संख्या में से हम प्रोटॉन की संख्या निकाल देंगे तो ये न्यूट्रॉन की संख्या जाएगी ना 3 - 1 बराबर कितना हो गया 2 हो गया। उसी प्रकार इसमें निकालेंगे द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या निकालेंगे तो कितने हो गए 2। तो इसमें क्या हुआ इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आई 2, जो सम न्यूट्रॉनिक स्पीसीज की पहचान है। नेक्स्ट बात करते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में क्या होता है कि परमाणु या धनायन व ऋणायन का वह समूह जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाती है। कोई भी धनायन हो, ऋणायन हो या परमाणु हो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो वो क्या होगी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है H- हीलियम, लिथियम प्लस और बेरिलियम 2+, ये दे रखा है। इसमें प्रोटॉन की संख्या जैसे कि हाइड्रोजन की 1 होती है तो 1 ही होगी, हीलियम की 2,
3 4 ये उनकी क्या होगी, प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है, लेकिन उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, क्योंकि हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या 1 होती है और एक नेगेटिव चार्ज और आ गया तो उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2। हीलियम में वैसे भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम +3 में, लिथियम में क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक प्लस चार्ज हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इसमें कितने हो गए, 2। उसी प्रकार बेरिलियम में, उदासीन में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस चार्ज आ गए तो इसमें कितने बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये स्पीशीज क्या हो गई, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। उसी प्रकार है एक सम प्रोटोनिक स्पीशीज, एक ही तत्व के परमाणु व धनायन ऋणायन जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो, इसमें क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या समान होगी। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है कि मैग्नीशियम +2, इसमें दे रखा है कि मैग्नीशियम में क्या है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 12। मैग्नीशियम समान परमाणु है, एक ही तत्व है, तो उसमें क्या हुआ, प्रोटॉन की संख्या समान होगी। अब इलेक्ट्रॉन जब उदासीन मैग्नीशियम है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 12, और Mg+2 है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 10। अब हमें क्या कहा गया है कि सम प्रोटोनिक श्रेणी में क्या होती है, उसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है। अब ये है तो मैग्नीशियम ही, ये भी मैग्नीशियम है, लेकिन ये मैग्नीशियम क्या है, उदासीन, और ये क्या है, आवेशित। इसमें प्रोटॉन की संख्या चेंज नहीं होगी, समान प्रोटॉन है, इसलिए सम प्रोटोनिक स्पीशीज है। उसी प्रकार ये Fe की सीरीज दे रखी है, Fe+2 Fe+3। अब इसमें +2 +3 चार्ज आने से इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रभावित होगी, लेकिन इसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, तो इसे क्या कहते हैं हम, सम प्रोटोनिक श्रेणी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इनके क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन है कि नाभिक का आकार होता है, नाभिक का आकार कितना बताया था, 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। हम नाभिक के आकार को किस में मापते हैं, फर्मी में, जिसका मान कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक का आकार किस में मापा जाता है। बता दिया कि नाभिक का आकार किस में मापा जाता है, फर्मी में, जिसका मान होता है 10⁻⁻15 मीटर। एक फर्मी बराबर कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर बराबर। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 25 है। कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 25, और परमाणु भार 55 है, तो उसके नाभिक में होंगे, परमाणु भार कितना है, 55, और परमाणु क्रमांक है 25, उसके नाभिक में क्या होंगे, ये हम ज्ञात करते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर क्या हो गया, परमाणु क्रमांक बराबर कितनी होगी, इसमें प्रोटॉनों की संख्या। अब न्यूट्रॉन कितनी होगी, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हम किस प्रकार करते हैं कि परमाणु भार में से जेड का मान या परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या घटाने पर, परमाणु भार दे रखा है इसका 55 -25 दे रखा है इसका जेड का मान, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या इस प्रकार दे रखी है। तो 55 में से 25 गए तो कितने बच गए, 30 बच गए ना, 30 क्या हो गए, इसमें न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉनों की संख्या में क्वेश्चन में दे रखी है 25 है, और न्यूट्रॉन की संख्या 30 होगी, तो इसका आंसर कितना हो गया, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु क्रमांक n है, तो इसमें से सही क्या है कि सबसे पहले दे रखा है इलेक्ट्रॉन की संख्या हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, उस पर आवेश भी हमें पता होना चाहिए कि उस पर आवेश क्या है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन भार, उनमें से न्यूट्रॉन की संख्या हम किस प्रकार देंगे, A - Z। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, A - Z। A क्या होता है उसका परमाणु द्रव्यमान संख्या, और Z क्या होता है उसका परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए ये क्या है कि उसके परमाणु भार में से, परमाणु भार को क्या लिखा है यहाँ पे W, और परमाणु क्रमांक n, ये संबंध सीधा सीधा होता है न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करते हैं, न कि इससे इलेक्ट्रॉन की। तो इसका आंसर कितना होगा, B, W - n। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा समूह है एक सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति को प्रदर्शित करता है। इनमें हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, ये NO+ दे रखा है। नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7,
प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, टोटल कितने हो गए 7 8 15, 15 एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक क्या हो गया माइनस ना, ये 15 हो गया ना, तो इसमें से एक पॉजिटिव है तो एक घट जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन है NO प्लस में। ठीक है, NO प्लस में लिख देते हैं यहाँ पे 14 हो गए। अब C2 2 माइनस दे रखा है, C2 एक कार्बन में कितने होते हैं 6, 2 में कितने हो गए 6 12 हो गए, 12 प्लस 2 नेगेटिव चार्ज है इस पर, तो 2 बराबर कितने हो गए 14, तो C2 2 माइनस में भी कितने हो गए 14। उसी प्रकार कार्बन CN में देख लेते हैं, कार्बन एक में कितने होते हैं 6, और N माइनस में नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7, और एक माइनस का तो एक जुड़ के कितना हो गया बराबर 14, तो CN माइनस में भी 14 हो गए। नाइट्रोजन में एक में होता है 7, N2 में देख लेते हैं, नाइट्रोजन में एक में होता है 7, 2 में कितना होगा 7 प्लस 7 बराबर 14, इसमें भी कितने हो गए 14। मतलब कि हमारे पहले ही ऑप्शन में हमने देख लिया कि प्रत्येक आयन या यौगिक जो है तत्व है अणु, उनमें क्या हो गया सब में स्पीशीज इसमें क्या है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनमें समान हो गई, इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो गई, तो ये क्या हो गई सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नेक्स्ट तो हमारा आंसर पहला ही हो गया, क्या हो गया ये आंसर हो गया। हम नेक्स्ट इनको भी चेक कर सकते हैं, CN माइनस में कितने हो गए थे 14, N2 में कितने थे 14, और O2 में कितने हो गए, ऑक्सीजन एक में होते हैं 8, तो दूसरे में कितने हो गए 2 में कितने हो गए 16, तो ये गलत हो गया। उसी प्रकार जैसे कि नाइट्रोजन में 14 थे, O2 माइनस में O2 में कितने हो गए थे 16, तो एक माइनस और हो गया, तो इसमें कितना हो गया एक प्लस और जोड़ दिया तो कितना हो गया 17, तो ये भी गलत हो गया। उसी प्रकार देख लेना कि O2 माइनस यहाँ पे दे ले, ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा CO के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक, कार्बन में कितने होते हैं एक में 6, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, 8 से कितने हो गए 14 हो गए। अब देखना है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें 14 किस स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन में एक में होते हैं 7, 2 में कितने हो गए 14, लेकिन एक प्लस चार्ज होने की वजह से क्या हो गया इसमें 13 हो गए, तो पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा एक कार्बन में होते हैं 6, एक नाइट्रोजन में होते हैं 7, एक माइनस हो रहा है, तो ये कितना हो गया 7 दूनी 14, तो इसका आंसर कौन सा हो गया बी आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम CO2 के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। CO2 के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कार्बन में कितनी होती है 6, एक ऑक्सीजन में कितनी होती है 8 गुणा 2, 2 ऑक्सीजन के परमाणु तो 2 से गुणा हो गया, तो टोटल कितने आ गए ये 22, इसका आंसर कितना हो गया ये आंसर इसका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी परमाणु में 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन तथा 18 इलेक्ट्रॉन है, उस पर आवेश होगा। आवेश हम किस प्रकार परमाणु में एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल प्रोटॉन, एक नेगेटिव चार्ज वाला होता है इलेक्ट्रॉन। जब इनकी संख्या समान हो तो परमाणु क्या होता है उदासीन, संख्या समान हो तब होता है उदासीन। अगर इसमें किसी की भी संख्या जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो उस पर उस हिसाब से चार्ज आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे चार्ज देखने के लिए क्या देखेंगे, प्रोटॉन की संख्या कितनी दे रखी है 17, और एक देखेंगे न्यूट्रॉन की संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दे रखी है 18, प्रोटॉन की तुलना में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसलिए इस पर चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज एक ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा होगा सी, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्रव्यमान संख्या 70 वाले द्विधनात्मक जिंक आयन में कुल न्यूट्रॉनों की संख्या, 70 वाले द्विधनात्मक जिंक आयन में न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या दे रखी है 70, जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है 30 होता है, तो 30 इसमें से निकल गया तो कितना बच गया 40, क्या हो गया 40। अब बचा क्या न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये तो होता है, तो इसमें कितना बच गया 40, तो इसका आंसर क्या हो गया बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से CO2 के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, CO2 के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है। CO2 में कितने हो गए थे, कार्बन पे 6, ऑक्सीजन पे 8 गुणा 2 बराबर कितने हो गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 22।
अब देखेंगे कि 22 नीचे वाले में किस में है, नाइट्रोजन में कितनी होती है 7 प्लस एक ऑक्सीजन में 8 गुणा 2 16 और 7, गलत आंसर नहीं आएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट ऑप्शन हम चेक करते हैं कि ये क्या है कि N2 में एक में कितने होते हैं 7 गुणा 2 प्लस 8, इसको सोल्व करेंगे 7 दूनी 14, 14 और 8 22 हो गए। हमारे पास क्या है CO2 में कितने थे 22, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा N2। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लिथियम नाइट्राइड में नाइट्राइड आयन बना होता है। नाइट्राइड आयन लिथियम नाइट्राइड क्या होता है Li3n ये क्या होता है लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मूला जो बना होता है कि ये किस प्रकार बनता है 6Li प्लस N2 Li3n इस प्रकार बनता है। अब हम इसको देखते हैं कि फ्यूजन करते हैं तो Li3n है तो यहाँ पे क्या होगा N-3, नाइट्राइड क्या हो गया N-3। नाइट्रोजन में एक में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन की संख्या नाइट्रोजन में कितनी होती है 7 होती है, और उसमें उदासीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 7 होती है, लेकिन इस पर 3 माइनस चार्ज है तो +3 और जुड़ जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 10। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा समुच्चय सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का है। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का समुच्चय, उसमें हम क्या करेंगे कि हम इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही काउंट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सोडियम कितने परमाणु क्रमांक सोडियम का 11 में से एक गया तो कितना हो गया ये 10। कैल्शियम 20, ये तो किसी प्रकार नहीं होगा, कैल्शियम बहुत आगे है इसे। नज़दीक वाले देखते हैं, नज़दीक वाले में कौन सा है, सेकंड ऑप्शन दे रखा है कि नाइट्रोजन 3- दे रखा है तो इसमें कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन 9 पे आता है और एक माइनस है तो कितने हो गए 10। सोडियम 11 पे आता है, एक प्लस आ गया तो इसलिए कितना होगा 10। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि वह यौगिक जिसमें धनायन ऋणायन के सम इलेक्ट्रॉनिक है। वह यौगिक इसमें देखना है कि जिसमें धनायन और ऋणायन के इलेक्ट्रॉन समान है। NaCl का कितना होगा Na+ और Cl- इस प्रकार टूटेगा, लेकिन सोडियम और क्लोरीन में दूर दूर के तत्व हैं तो हम इनमें ना उलझ के दूर के वैसे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, इसलिए सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होने के चांसेस कम है। तो नज़दीक वाले देखते हैं, नज़दीक वाले में CSF भी ज़्यादा है, Na-K2S ये है नज़दीक वाला। इसमें देखते हैं कि K+S-2 इस प्रकार है ये। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है 19, एक चार्ज हट गया तो कितना होगा इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 18। सल्फर आता है 16 पे 2 माइनस चार्ज है तो कितने हो गए +2 कितने हो गए 18। तो 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो गई, पोटेशियम और सल्फर दोनों में क्या हो गई समान, तो ये क्या हो गई सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा डी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि बेरिलियम +2 में निम्न में से किस आयन के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है। बेरिलियम +2, बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 होते हैं, लेकिन +2 आ गया तो इसमें कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे कि ऑप्शन में 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास है। सोडियम वाला तो 10 हो गया, मैग्नीशियम वाला कितना होगा 10 हो गया, हाइड्रोजन वाला कितना होगा 1, इसमें तो H+ ये क्या होगा प्रोटॉन ही हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है। नेक्स्ट है ये लिथियम में उदासीन में कितने होते हैं 3, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा तो कितने हो गए 2। तो बेरिलियम +2 में भी कितने थे 2 इलेक्ट्रॉन, और लिथियम प्लस में भी कितने 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका आंसर कौन सा आ गया लिथियम। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो NCERT में दे रखा है कि 7 मिलीग्राम कार्बन 14 में न्यूट्रॉनों की संख्या। सबसे पहले ज्ञात करना है उनकी कुल संख्या, तो कुल द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है न्यूट्रॉनों की। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है हमें ये। सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन 14 का ग्राम परमाणु भार कितना होता है, उसमें 14 ग्राम होता है।
कार्बन 14 का ग्राम परमाणु भार कितना होता है? 14 ग्राम। हम उसको मिलीग्राम में करते हैं तो 14 को 10 की घात -3 से गुणा कर देते हैं तो ये किसी फॉर्म में हो जाएगा मिलीग्राम में। अब देखेंगे 14 गुणा 10 की घात -3 मिलीग्राम कार्बन 14 परमाणु की संख्या 14 गुणा 10 की घात 3 है, उसमें कार्बन 14 के परमाणु की संख्या कितनी होगी? वैसे कितनी होती है? 1 मोल कोई भी यौगिक हो उसमें अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, नहीं होती है। उसकी संख्या कितनी है? 6.022 गुणा 10 की घात 23 ये होती है। अब हमने इसको किस फॉर्म में किया है? ग्राम फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 14 ग्राम कार्बन 14 का जो उसमें घटकों की या परमाणु की संख्या क्या है? ये होती है। अब उसको हमने मिलीग्राम में चेंज कर दिया तो उसमें भी संख्या तो यही होगी ना। अब हमें 7 मिलीग्राम का चाहिए, 7 मिलीग्राम का चाहिए तो हमें 6.022 गुणा 10 की घात 23 में भाग दे देंगे किसका? 14 गुणा 10 की घात 3। तो ये कितना? 1 मिलीग्राम में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात हो जाएगी। लेकिन हमें किस में चाहिए? 7 मिलीग्राम में, तो इसको 7 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ गया? 3.01111 10 गुणा 10 की घात 20 परमाणु। ठीक है। अब नेक्स्ट दे रखा है कि कार्बन 14 के एक परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन, कार्बन 14 के एक परमाणु में, कार्बन 14 में से हम 6 निकाल दिए, 6 क्या हो गए? उसके परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या, तो कितने न्यूट्रॉन हो गए? 8 हो गए। 8 हो गए तो हमें पता है पीछे हमने परमाणु की संख्या कितनी ज्ञात की थी? 3.01111 गुणा 10 की घात 20 ज्ञात की थी। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, अब इसको 8 से गुणा कर देंगे। 3.01111 गुणा 10 की घात 20 को हम 8 से गुणा कर देंगे तो कार्बन 14 के 7 मिलीग्राम में न्यूट्रॉनों की संख्या हमें पता चल जाएगी। तो उसका मान क्या हुआ? उसका मान हुआ 2.408 गुणा 10 की घात 21। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रखा है कि एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये दे रखा है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये दे रखा है। हमें टोटल न्यूट्रॉनों की संख्या पता है, टोटल न्यूट्रॉनों की संख्या 2.408 गुणा 10 की घात 21। तो हम इसको एक न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से गुणा कर देंगे, क्योंकि इससे कर दिया जैसे कि 2.0408 गुणा 10 की घात 21 दे रखा है। अब इसको गुणा कर देंगे हम 1.675 गुणा 10 की घात -27, इससे गुणा कर दिया तो इसका आंसर क्या हो गया? 4.33 गुणा 10 की घात -6 kg। क्या हो गया? टोटल 7 मिलीग्राम कार्बन 14 में न्यूट्रॉनों का टोटल द्रव्यमान कितना होगा? 4.33 गुणा 10 की घात -6 किलोग्राम। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।